अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आज का दिन? जी, इस खूबसूरत मौसम में जो है ना, आप जो खूबसूरत लोग हैं, जो खूबसूरत ऑडियंस है हमारी, उसको भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं अपने हर शो में कहती हूँ, क्योंकि अब जो बदलते मौसम हैं वो ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है हमें धड़का लगा रहता है कि कोई ना कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जो बाद में पछताना पड़े। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले एहतियात कर लें और एहतियाती तदाबीर के साथ जो हैं अपनी वकेशंस जो हैं वो स्पेंड करें अपने बच्चों के साथ। इसके साथ ही जो अपने शो को मूव ऑन करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उबैद खान, ब्यूरो चीफ है रोज़ न्यूज़ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सामिया। जी उबैद साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सामिया। बिल्कुल आज जिस पहलू के ऊपर और जिस खास टॉपिक के ऊपर हम बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, ये एक रोज बरोज हम देखते हैं शहर के अंदर एक बड़ा क्रैकडाउन जो है कि वन व्हीलिंग के खिलाफ भी किया जाता है और कम उम्र जो अफराद ड्राइविंग करते हैं रोड के ऊपर उनके खिलाफ भी किया जाता है। मगर अलमिया की बात यह है कि इस तादाद के अंदर इतना बड़ा क्रैकडाउन होने के बावजूद भी हर रोज सड़कों के ऊपर वन व्हीलिंग करते हुए छोटे छोटे बच्चे हों या नौजवान हो वो भी नजर आते हैं। उसके साथ साथ रोज ब रोज जो कम उम्र ड्राइविंग लाइसेंस हैं जिनके लिए बारहा वालिदैन को तलकीन की जाती है कि वो अपने बच्चों को हरगिज़ भी, अगर उनकी उम्र नहीं है, वो उनकी उम्र कम है, तो उनको गाड़ी की चाबी या मोटरसाइकिल चलाने के लिए कतन मत दें, क्योंकि रोड के ऊपर हर रोज मुख्तलिफ नौयत के हादसा जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। मगर ताहाल इसके अंदर इतने बड़े क्रैकडाउन के बावजूद कोई कमी वाज़ेह रूनुमा होती हुई नहीं दिखाई अच्छा देती उबैद है। साहब, यहाँ पे आपको सॉरी कि आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतनी सख्ती हो चुकी है, हम देख रहे हैं कि जिसके ऊपर फ़ौरन से एक्शन भी लिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है, फिर भी ये वाक़यात हो रहे हैं। क्या देखने वाले नहीं हैं या पुलिस गायब हो जाती है? किन एरियाज़ में ये सब हो रहा होता है? वो तो बहुत ओपनली हो रहा है। अगर ये सब हो रहा है वन व्हीलिंग अभी भी, या ये ट्रैफिक कानून की जो अगर हम कहें खिलाफ वर्जी हो रही है, तो फिर तो ये खुल्लम खुल्ला हो रही है। तो पुलिस कहाँ है? क्या वो किसी मतलब क्या कहाँ, मतलब आप समझ गए होंगे मेरा पॉइंट मैं कहना क्या चाह रही थी। क्या चोर डाकू पकड़ने में इतने मसरूफ हो गए? क्या चोर डाकू बहुत पकड़े जा रहे हैं? क्राइम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, आखिर तवज्जो दी कहाँ जा रही है? बिल्कुल सामिया, ये बात बिल्कुल सोचने और समझने की जरूरत है इस बात के ऊपर कि एक बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है शहर के अंदर। यही तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि इसके बावजूद भी जो वन व्हीलर्स हैं वो हर रोज अली सुबह रोड के ऊपर मौजूद होते हैं और वो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं। शायद उसकी एक वजह ये है कि ड्यूटी रोस्टर जो है अली सुबह चेंज होता है, तो जो जिन्होंने अपनी ड्यूटी के ऊपर आना होता है वो थोड़ा लेट पहुंचते हैं। और दूसरी समझने की बात यह है कि ये वन व्हीलर्स जो हैं वो हर रोज अली सुबह ही वन व्हीलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें एक बच्चा जिसकी उम्र भी कुछ ज्यादा मालूम नहीं हो पा रही थी, वो 18 साल के करीब उसकी उम्र थी, वो गिरा है और गिरने के बाद मौत के मुंह में चला गया। तो इस तरह के अफसोसनाक वाकयात होते रहते हैं जिसके ऊपर पुलिस भी कार्रवाई कर रही होती है। हम ये कतई नहीं कह सकते कि ना ट्रैफिक वार्डन कर रहे होते हैं ना पुलिस कर रही होती है, कार्रवाई जरूर होती है ऐसे लोगों के खिलाफ। मगर उसके बावजूद समझने और सोचने की बात जो यहाँ पर जो जरूरी है, ये वालिदैन से अपील की जाती है बारहा कि वालिदैन अपने बच्चों को कतई तौर पर भी ना गाड़ी की चाबी दें अगर उन्हें ड्राइविंग नहीं आती है, और जहां उन्हें पता है कि ये एक मौत का खेल खेलता है बच्चा रोड के ऊपर जाकर, ना बाइक उन्हें दें। इसके ऊपर वालिदैन को सख्ती करना पड़ेगी। शहर लाहौर शहर एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर मेन चौराहों के ऊपर हर रोज ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद होते हैं, पुलिस भी कार्रवाइयां कर रही होती है। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ नौयत की यहाँ पर गाड़ियां चल रही हैं, अभी भी आप देख रहे हैं कि इस पहिए को भी चलाना होता है। एक बड़ी जिम्मेदारियां इनके सरों के ऊपर मौजूद हैं। मगर ताहाल कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा मैकेनिज्म हमें लेकर आना पड़ेगा कि जिसके बाइस जो ये वाकयात होते हैं, जो वन व्हीलर्स हैं, इनके खिलाफ इनको रोका जा सके। और जो कम उम्री में ड्राइविंग करते हैं, जिसमें हमने माजी में भी देखा था कि डिफेंस के अंदर एक बच्चा जिसकी उम्र कम थी उसने एक फैमिली को कुचल दिया था और ये काफी देर तक जो केस था वो कोर्ट के अंदर भी मौजूद रहा। उसके बाद हमने देखा कुछ वक्त के लिए सख्ती हुई थी शहर के अंदर,
और सख्ती करते हुए जो लोग थे उनके खिलाफ उबैद कार्रवाई साहब, की गई थी। उबैद साहब आपने कहा कि कुछ देर के लिए सख्ती हुई थी, चलो कुछ देर के लिए ही मान लेते हैं, क्या पनिशमेंट भी हुई थी? देखिए, इनके खिलाफ जब इनको पकड़ा जाता है तो भारी भरपूर चालान भी किए जाते हैं, एफआईआर भी जो है दी जाती हैं, और उसके बाद जो वालिदैन होते हैं वो जब आते हैं अपने बच्चों के पीछे तो उन्हें भी बारहा ये समझाया जाता है, कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर गैर जिम्मेदारी नजर आती है। गैर जिम्मेदारी ट्रैफिक वार्डन्स हैं, पंजाब पुलिस है, या उसके अलावा मुतलका जो इदारे हैं उनका काम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है। लोग इसको इजी कर इसलिए लेते हैं कि कार्रवाइयां हो जाती हैं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चालान हो जाएगा जब किसी ऐसे बच्चे को पकड़ा जाएगा कि जिसकी उम्र कम है, वो रोड के ऊपर मौजूद है, उसका चालान होगा। खुद वालिदैन कहते हैं कि अगर आपकी ये जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारे बच्चे की उम्र पूरी नहीं थी, उसको ट्रैफिक कवानीन का नहीं पता, तो उसका चालान कर दे। इसके ऊपर वो खुद उनको एग्री करते हैं वार्डन्स को। उसके बाद हमने देखा है कि कुछ नौयत के ऐसे केस भी हमारे सामने आए थे कि चालान भी किए गए थे और गाड़ियां भी बंद की गई थी, एफआईआर भी की गई थी, मगर अब शहर के अंदर इसके ऊपर सख्ती जो है वो देखने में आ रही है वजारत दाखिला की जानिब से। उसके अलावा जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं उनकी जानिब से ये हिदायत खसूसी कर दी गई है कि जो कम उम्र लोग हैं, कम उम्र जो बच्चे हैं, उनके खिलाफ भी ये क्रैकडाउन सख्त किया जाए, वन व्हीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन सख्त किया जाए, और कतई तौर पर ऐसा कोई भी गैर जिम्मेदारी जो अगर कोई किसी जगह पे किसी डिवीजन के अंदर कोई अफसर बदलता है तो उनके खिलाफ भी कहा यह गया है कि कार्रवाई होगी अगर इस नौयत के कोई केसेस सामने आते हैं। तो अभी रोड के ऊपर मैं बातचीत हूँ, मैं अभी भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो मोटरसाइकिलें हैं जो इस वक्त रोड के ऊपर चल रही हैं, इनमें कम उम्र बच्चों की तादाद अभी भी मौजूद है और ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद है, वो अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं, मगर रोड के ऊपर ये बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं बाइक चला रहे हैं, शायद उनको नहीं मालूम है कि जब रोड के ऊपर उन्होंने आना है तो हेलमेट उनकी सेफ्टी के लिए कितना जरूरी है, या गाड़ी का सीट बेल्ट उनके लिए कितना जरूरी है, अपनी लाइन का ख्याल रखना उनके लिए कितना जरूरी है, उनको ट्रैफिक कवानीन का नहीं मालूम है। और ये इस तरह की सिचुएशन शहर के अंदर मौजूद है जिसके ओवरऑल अगर मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर इंतजामिया की भी गलती है कि कम उम्र जो अफराद हैं, जो बच्चे हैं, वो ड्राइविंग कर रहे हैं और वन व्हीलिंग भी होती हुई दिखाई देती है, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं हो रही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं वाजे के जो इंतजामिया है उनकी जानिब से भी कहीं ना कहीं गफलत जरूर है कि जिसके बाइस से इस तरह की जो सिचुएशन है अभी भी मौजूद है। किसान ओके यानी कि इतनी सख्ती के बावजूद, क्रैकडाउन्स के बावजूद जो है वो जो यंग हमारी जो जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, वो अभी भी ये काम कर रही है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वही बात क्वेश्चन मार्क वहीं आता है कि वो घर से आखिर ये व्हीकल्स कैसे उनको प्रोवाइड हो जाते हैं, कि उनको वो आखिर अलाउ कौन करता है कि आप ये ले जाएं। अच्छा, बहुत सारे हमारे पास ऐसी भी ख़बरें आई कि जी पेरेंट्स से छुप कर भी बच्चे जो हैं वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं। इस तरह के केसेस भी आपके सामने आए हैं? जी सामिया, इस तरह के केसेस भी ज्यादा वन व्हीलर जो हैं बच्चे, वो इस तरह ही किया जाता है। जब वालिदैन से बात होती है, हमारी पूछा जाता है कि आप इस मौत के खेल को खेलने के लिए बच्चे की परमिशन देते तो उसकी जानिब से बात से कहा जाता है कि उन्होंने परमिशन नहीं दी है, कि बच्चा चुप कर और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। बारहा वालिदैन की जानिब से ये भी कहा जाता है कि बच्चे के ऊपर एक कड़ी नजर जो है वो रखने की कोशिश की जा रही है और इसके चारों इतराफ एक बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मगर ये एक जुनून ऐसा है और ये एक मौत का खेल ऐसा है कि शायद वो इन चीजों के अंदर ज्यादा मुब्तला हो चुके हैं। इसके ऊपर वालिदैन से ज्यादा जो है शिकंजा हुकूमत वक्त को जरूरी होगा कि वो गिरफ्त करे और इनके खिलाफ कार्रवाइयां करे। लेकिन सामिया, में यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो चीज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो ट्रैफिक कवानीन के साथ साथ बहुत जरूरी हो चुका है कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ नौयत के रोड एक्सीडेंट भी होते हैं। ज्यादातर जो रोड एक्सीडेंट हैं वो कहा यह जाता है कि जो किसी रिक्शास हैं या उसके अलावा जो इस तरह की गाड़ियां हैं उनकी वजह से होते हुए दिखाई देते हैं। 80% हमारे जराये के मुताबिक 80% अभी भी जो चिंची रिक्शे चलाते हैं रोड के ऊपर, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं होते हैं। ये एक दिन में एक चालान खुद से करवाते हैं, सुबह के वक्त चालान के साथ सारा दिन रोड के ऊपर दोबारा ये जो चिंची रिक्शा हैं ये चलते हैं। इसके ऊपर भी कोई मैकेनिज्म गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। क्या
अगर एक चिंची रिक्शा है जो चलाने वाला शख्स है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, ये होना चाहिए और ये वाकई में बड़ी तशवीशनाक बात है कि जो रिक्शे चला रहे हैं उनके पास जी लाइसेंस ही नहीं है। आखिर इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है लॉस का वो कहाँ होगा? इन्हीं पर होगा, इन्हीं जगहों पर होगा। आई विश कि हमारी पुलिस जो है यहाँ पर भी थोड़ी सी तवज्जो दे दे। थैंक यू सो मच उबैद साहब। हमारे साथ मौजूद हैं जी राना उमैर, रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़ से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। जी अच्छा उमैर साहब, एफबीआर ने जुलाई 2026 के दौरान मुकर्ररा हतफ से 40 अरब रुपए ज़ायद टैक्स जो है वो वसूल किया है। एफबीआर की दस्तावेज़ात के मुताबिक जुलाई के लिए टैक्स की जो वसूलियाँ हैं उनका हदफ 780 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था, जबकि खालिस वसूलियाँ 820 अरब रुपए हैं। तो ये तो टारगेट जो है उससे बहुत ज़्यादा है, और इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जी मैम, देखें, जब भी एफबीआर की बात होती है तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में एक फिगर आती है जो कि टैक्स की आती है, जिसमें सेल्स टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया और कस्टम ड्यूटी होगी। तो ये तीन चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। चूंकि 31 जुलाई को जो माली साल का पहला महीना है वो पूरा हुआ है 2026-27 का। एफबीआर का जो कलेक्शन बताया गया था, जो कि एक हदफ मुकर्रर किया गया था, वो 780 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया था। एफबीआर ने जुलाई के महीने में 40 अरब रुपए से जायद का जो मुकर्रर करदा हदफ है उसमें टैक्स वसूलियां ज्यादा की हैं। अब ये हदफ 780 से इंक्रीज होकर 820 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। चूंकि जो एफबीआर का एक हदफ मुकर्रर किया गया हुआ था आईएमएफ की प्लानिंग के तहत, जो कि वो बजट का हिस्सा भी थे, तो अब दो चीज़ों में जो एफबीआर का हदफ मुकर्रर किया गया था उसमें इजाफा हुआ है, जबकि जो एक इनकम टैक्स है उसमें तकरीबन 17 से 18 अरब रुपए जो है वो कम हुए हैं। आपको इन तीन चीज़ों की फिगर बता देता हूं, जिसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, इनकम टैक्स है और कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी की मद में एफबीआर की जानिब से जो मुकर्ररा हदफ किया गया था जुलाई के महीने में 105 अरब रुपए किया गया था, उसमें एफबीआर की जानिब से 10 अरब रुपए एक्स्ट्रा कलेक्शन की गई है, जो कि हदफ से तकरीबन ये बनता है 115 अरब रुपए। जो हदफ बताया गया था वो 105 अरब रुपए बताया गया था। इनकम टैक्स में हदफ जो मुकर्रर किया गया था वो तकरीबन 323 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। उसमें जो कलेक्शन हुई है उसमें 308 अरब रुपए की कलेक्शन हुई है। इसमें से 35 अरब रुपए रिफंड्स भी अदा करता है। जब कलेक्शन होती है एफबीआर तो उसमें फंड्स भी मुकर्रर किए गए होते हैं, इसमें ये एफबीआर की तरफ से इसमें जारी किए जाते हैं। अब तीसरी चीज़ जो आती है वो 48 अरब रुपए वसूल किए। ये हदफ जो था वो 47 अरब रुपए का था। इसमें भी एफबीआर की तरफ से 1 अरब रुपए का इजाफी हदफ जो है वो एक्स्ट्रा वसूल किया गया है, जो कि बनता है 48 अरब रुपए। तो ये टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस नए माली साल की जुलाई की एफबीआर की है। होप्स हो ये चीज़ें नए माली साल के एंड तक भी चलें, जो कि भी 11 महीने बाकी हैं बजट से पहले। तो ये अगर फिगर एफबीआर की कंप्लीट आउट हो जाती है तो होप्स हो ये चीज़ें काफ़ी बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। ओके जी, आप समझ रहे हैं कि बेटरमेंट की तरफ जाएंगे जी। हम सब भी यही समझ रहे हैं, ये देख कर जो हदफ हमने अभी देखे और जो टारगेट्स देखे और जो वसूलियाँ हुई हैं उस हिसाब से हम भी डेफिनेटली सी बात है हमेशा उम्मीद पर ही कायम रहे हैं और अभी भी उम्मीद करते हैं। अच्छा उमैर साहब, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं इन फ्यूचर, अगर हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखें इस एफबीआर की जो भी कारकर्दगी है उसके हवाले से? मैम देखें, जब प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं आपको 1.5 महीना पहले ले जाना चाहूँगा, सिर्फ 2 मिनट की बात है। मैम चेयरमैन एफबीआर से इसी हवाले से बात हुई थी कि हम क्यों टैक्स कलेक्शन में सालों साल से हमारा जो हदफ मुकर्रर किया जाता है उसमें हम क्यों पीछे हैं। तो चेयरमैन एफबीआर की तरफ से एक बहुत अच्छी इसमें बात जवाब दिया गया। तो हमने एक टीम तश्कील दी है, उस टीम के अंदर चेयरमैन एफबीआर इन्वॉल्व नहीं है। उस टीम के अंदर पढ़े लिखे नौजवान जो कि सीएसएस करके आए हुए हैं, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छी ट्रेनिंग सेंटर से, बाहर से जो ट्रेनिंग लेके आए हैं पाकिस्तानी नौजवान, वो 20-22 मेंबर्स की एक कमेटी तश्कील दी जिसमें चेयरमैन
एफबीआर कोई अमल दखल नहीं होगा। तो वो कमेटी अब जो टीम है ओवरऑल पढ़े लिखे नौजवानों की, होपफुली ये टीम आगे भी ऐसे ही काम करती रहे। और जहां तक मुझे अंदाजा है कि जो हदफ मुकर्रर किया गया था उसका जो 40 अरब रुपए इकट्ठा किया गया है, तो ये उन्हीं टीम की जो एक हम कहते हैं कि किसी भी जो अच्छा काम अचीवमेंट के हवाले से उसमें टीम का और मैनेजमेंट का बहुत अमल दखल होता है। तो चेयरमैन एफबीआर की तरफ से यही कहा गया था कि मेरा उसमें कोई अमल दखल नहीं है, वो टीम खुद काम कर रही है, टैक्स कलेक्शन से वो पॉलिसियां खुद जनरेट कर रहे हैं। चूंकि बजट से बिफोर 2 मंथ हमने यही खबर ब्रेक भी की थी कि एक पॉलिसीज लाई जा रही है जिसमें नौजवान जो ऑफिसर्स हैं वो हायर किए जाएंगे, टैक्स कलेक्शंस के हवाले से वो पॉलिसियां करेंगे, वो पॉलिसियां जनरेट करेंगे एंड देन उस पर इम्प्लीमेंट होगा। तो अब यही लगता है कि जुलाई के मंथ में वो टीम वर्किंग कर रही है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो चुका है, और होपफुली ये टीम आगे भी ऐसे ही काम करती रहे। जी, थैंक यू सो मच उमैर साहब, आपने रिपोर्ट शेयर की एफबीआर की वसूलियों के हवाले से और जो रिफंड्स हुए उनके हवाले से। इसके साथ ही जी टाइम होता है छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और हमारे साथ जी जूम पे मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है कर्नल मलिक अयूब ऐवान ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कर्नल साहब, अब आपको कौन नहीं जानता, आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं। और जो ग्लोबली जो कंडीशंस चल रही हैं डेफिनेटली हम उसके लिए तो परेशान हैं, लेकिन अब हम मुल्की हालात के लिए भी बहुत परेशान हैं। तो आज आपसे यही जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कब से ये मुज़ाकरात की गेम चल रही है, मैं इसको गेम ही कहूँगी क्योंकि समझ से बाहर है, कभी मुज़ाकरात होने लगते हैं, कभी फिर कशीदगी हो जाती है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या कहेंगे इस हवाले से आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। बिल्कुल आपने सही कहा, इस वक्त जो बैनुल अक़वामी लेवल पे एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो यूएस से ईरान वार है, जो कि 28 फरवरी को स्टार्ट हुई। ऑलमोस्ट 5th मंथ इसका स्टार्ट हो चुका है, जो कि एपिक फ्यूरी के नाम से सेंटकॉम ने इसको नाम दिया। फिर इसराइल ने, जो कि स्पॉइलर स्टेट है, उसने इसको एक और नाम दिया जिसको रोरिंग लाइन के नाम से उसने ऑपरेशन स्टार्ट किया ईरान के अगेंस्ट। और हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स रहे, एस्केलेशन, डी एस्केलेशन, डिप्लोमेसी, बैकडोर डिप्लोमेसी, ये तमाम जो एक प्रोफाइल्स होते हैं किसी भी वारफेयर के, इसके अंदर हम देखते हैं। और डेफिनेटली वी नो दैट कि यूएस की जो प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है, जो उसकी वार इंडस्ट्री है, जो वार स्टेमिना है, वो फार सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू ईरान और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने एक लेज़र फोकस्ड अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें उनका जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स थे वो था कि जो ईरानियन ऑफेंसिव के जो मिसाइल सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करना है, और उसके जो नेवल एसेट्स हैं, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका, उसको डिस्ट्रॉय या पैरालाइज करने का उनका ऑब्जेक्टिव था। और उसके अलावा जो उनके सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, उसको भी उन्होंने टारगेट करना था। और इसके साथ साथ उनका जो मेन थीम है, जो थंब लाइन है, वो जो न्यूक्लियर डोमेन है ईरान का, उसको फॉर एवर उसको कीपिंग करने का उनका प्लान था। इस वार के ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। अब ये कौन किस हद तक कामयाब हुआ उसको हम एनालिसिस करते हैं। अब देखिए, यूएस का जो डॉक्ट्राइन है, यूएस आर्मी का जो डॉक्ट्राइन है, इसके ऊपर सेंटकॉम और पेंटागन का डेफिनेटली इसके ऊपर जो टेक है वो ये है कि हमेशा इस तरह की जो वार होती है उसको एस्केलेट करें, फिर डी एस्केलेट करें। अब डी एस्केलेट क्यों करते हैं, जिस तरह के आजकल पास आए हुआ उसकी बात भी करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप जब भी कोई ऑल आउट वार पे होते हैं जिसमें आपके तमाम मल्टी डोमेन्स वेपन्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो उन्हें रीफिटमेंट की ज़रूरत होती है, उन्हें उनका जो मेंटेनेंस है उसको देखना होता है, और उसके साथ साथ एक ऑपरेशनल पॉज देना पड़ता है। तो ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि उसने इस वक्त डी एस्केलेट कर दिया, सीज फायर कर दिया। उसके पीछे जो टेक्निकल रीजंस हैं वो यही है, जो कि न्यूयॉर्क टाइम में भी आया है कि उनके पेंटागन ने ये कहा है कि हमें वी नीड टू हैव सम पॉज, ताकि हम रीफिट करें अपने इक्विपमेंट को।
अब आप देखें कि जो यूएस डॉक्ट्राइन की मैं बात कर रहा था, उनका एक और होता है कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को आपने इनिशियल गो में आपने अचीव करना है। अब 13 कंसेक्टिव नाइट्स का जो उन्होंने एयर शॉटीज की ईरान के ऊपर, तो उनके क्लेम में टू लार्जर एक्सटेंट लेस न्यूक्लियर उन्होंने स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन्होंने पार्शली अचीव किया है। और साथ साथ देखें कि उनके जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं वो भी उनके डॉक्ट्राइन का हिस्सा है, और उसकी ये होती है कि एयर सुपीरियरिटी है और डोमिनेंस है। वो ईरान की जो एयर है उसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल कर रहे थे, जो उनके B-52 बम्बर्स और बाकी जो उनके एयरक्राफ्ट थे वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से इस्तेमाल कर रहे थे, और उन्हें डेफिनेटली वो रीफ्यूलिंग भी, एरिया रीफ्यूलिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें रेजिस्टेंस नहीं थी। ऑल्दो IRGC के हेडक्वार्टर ने ब्रिगेड जो उनका है खातिमुल अंबिया, उन्होंने भी क्लेम किया कि हमारे ड्रोन्स ने भी उनको अटैक किया, जिस तरह के उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक रीपर MQ-9 रीपर ड्रोन है अमेरिका का, बड़ा फार सुपीरियर है, वो क्लेम करते हैं कि उसको उन्होंने टारगेट किया। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, जो इस वक्त अमेरिकन डॉक्ट्राइन है वो अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनके डॉक्ट्राइन में एक और चीज़ भी है कि आपने इस हद तक एस्केलेट करना है कि उन्हें जो फुट होल्ड है, जो कि उनका डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रुप्स है ऑन ग्राउंड ट्रांस फ्रंटियर, वो उसे उन्होंने अवॉइड करना है, ताकि वो जो उनका डोमिनेंस है विद द हेल्प ऑफ एयर वेपन्स, विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, विद द हेल्प ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं। तो वो एट द मोमेंट जो उनका एक फाइनल ऑब्जेक्टिव है, जो डॉक्ट्राइन का ऐसा है कि फुट होल्ड लेना है विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड ट्रुप्स, वो अभी तक सरफेस नहीं हुआ, जिसके चांसेस भी नहीं है, क्योंकि उनके जो बाकी के ऑब्जेक्टिव। अब हम देखते हैं कि IRGC का जो डॉक्ट्राइन, इसके आगे जो 13 नाइट्स का हमने देखा कि उन्होंने 5-5, 6-6, 7-7 घंटे उन्होंने एयर मिशंस किए, एयर शॉटीज़ की ईरान के अंदर, और ईरानियन एयर को उन्होंने फुली डोमिनेट किया। तो अब IRGC का जो रिस्पांस है, वो जो डॉक्ट्राइन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो बिलीव करते हैं एसिमेट्रिक वारफेयर, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इस एसिमेट्रिक वारफेयर में उनके पास मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है, उनके पास ड्रोन्स हैं, उनके पास साइबर ऑपरेशन की जो है वो डोमेन है, जिसकी वजह से वो अट्रीशन के ऊपर बिलीव करते हैं। अब वो जो उनकी अट्रीशन है, जो US के डैमेजेस हैं, उनको वो एड्रेस करते हैं। अब इस पूरे डॉक्ट्राइन में अगर हम देखें तो उनकी एक और ज़बरदस्त चीज़ है कि डिसेंट्रलाइज कमांड, क्योंकि आपने देखा कि 28 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ, तो उनके सुप्रीम लीडर को और उनके एयर चीफ को एलिमिनेट किया गया। तो उसके बाद ये उनकी जो डॉक्ट्राइन है, ये डेफिनेटली इन्वेस्टिड होती है, टेक्निकल एप्रिसिएशन की होती है, जो वॉरियर्स हैं, जो वॉर थिंक टैंक्स हैं ईरान के अंदर। तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई कि डिसेंट्रलाइज कमांड कर दी जाए, ताकि अगर किसी भी यूनिट को, किसी भी ब्रिगेड को एक आइसोलेशन में अगर लड़ना पड़े और फाइट बैक करना पड़े, कैपेबल हों और वो इक्विप्ड हों। अब आप देखिए कि एक और जो डॉक्ट्राइन था ईरान का, वो ये था कि उन्होंने रिजीम को सर्वाइव करना है। तो लार्जर एक्सटेंट उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि एरियर सुपीरियरिटी के बावजूद उन्होंने रेजिस्टेंस दी है। बहुत सारे जो एलाइंस के अंदर US की बेसिस थी, उनको टारगेट किया है। अब एक और हम देखते हैं कि उनका जो प्रॉक्सीज का उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है कि विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सीज, आपने देखा हिजबुल्ला उनकी एक प्रॉक्सी है, उसके अलावा हुथीज। अब ये 2 चोक पॉइंट्स हैं, जो नेवल चोक पॉइंट्स हैं, जो कि दुनिया में हाईली स्ट्रेटेजिक है। एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है और एक बाबुल मंदीब है। अब ये रेड सी और अरेबियन सी, इन दोनों के दरमियान जो डोमिनेशन है वो ईरान की या उसकी प्रॉक्सी की है। तो इसकी वजह से उन्हें एक स्ट्रेटेजिक एसेंडेंसी हासिल है। लेकिन उसके बावजूद कि हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, जो कि इस वक्त एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है दुनिया के लिए, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ता जा रहा है। अगर अच्छा, इस हवाले से कर्नल साहब, इस हवाले से भी बड़ी डिफरेंट किस्म के हम कहेंगे बयानात सामने आए हैं, क्योंकि ईरान ने इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है कि जिनमें दावा किया जा रहा है कि तेहरान ने अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के मंसूबे पर रजामंदी ज़ाहिर की है। मतलब एक तरफ से ट्रंप की तरफ से ये बयान, या अमेरिका की तरफ से ये बयान आ रहा है कि वो खोल दिया जाएगा या हमारे साथ मुज़ाकरात जारी हैं, और दूसरी तरफ से ऐसा बयान आ जाता है जो कि बहुत ही आप समझ लें क्लियर नहीं है, हमारे सामने क्लियर इमेज नहीं आ रहा कि आखिर ये किधर को जा रहे हैं ये मुज़ाकरात। इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसके ऊपर कहा है
कि उन्होंने बेसिकली उसका जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जो उनका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आपको पता है कि 35 किलोमीटर का एक पैच बिल्कुल, है, उसका नो एक डाउट। पोर्शन जो लार्जर पोर्शन है वो ईरान के साथ है, और एक पार्शियल पोर्शन ओमान के साथ है। ओमान के अब साथ। ओमान के साथ उनका डील हो रही थी, और उन्होंने ये क्लेम किया कि वी वर क्लोज टू दैट डील, हमारी डील बिल्कुल क्लोज होने वाली थी, कि वो जो ओमान की तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नेवल पैसेज है उसको ओपन करने के बारे में बातचीत हो रही थी। लेकिन उसकी वजह क्या हुई कि किसी स्पॉइलर स्टेट ने, अब देखिए एक और बड़ी एक मिथ चल रही है, और जो कि प्रॉबेबली रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, कि इसमें जो इजरायली जो स्पॉयलर्स बिल्कुल। एलिमेंट्स हैं, अब वो बड़ा एक नेगेटिव रोल अदा करें। अब देखिए वो कहते हैं कि एक यूके का एक नेवल वेसेज ओमान के रास्ते जा रहा था, उसके अंदर एक्सप्लोसिव कोई मटेरियल फेंका गया, जिसकी वजह से वहाँ पे फायर ब्रेकआउट हुई, ऑल्दो कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई। लेकिन अब ये वाला ईरान ने इसको क्लेम नहीं किया कि ईरान ने कोई प्रोजेक्टाइल या कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल वहाँ पे उसके ऊपर थ्रो किया हो। लेकिन अब इससे भी पता चलता है कि कोई एक स्टेट है जो कि पसे पर्दा काम कर रही है, ताकि ये नेगोशिएशन जो ही मंदकी अंजाम की तरफ आती हैं तो वो स्पॉइलर का रोल अदा करता है। तो ये जो बात हो रही थी, जो आपने क्वेश्चन रेज किया, वो ईरानियन ने जो बात की है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनकी ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो ओमान की तरफ का पैसेज है उसके ओपनिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। वेयर एज प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की वो जनरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की है, तो बिल्कुल देयर इज अ कंफ्यूजन। लेकिन ईरानियंस आर वेरी क्लियर, ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने और उनके IRGC हेडक्वार्टर ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 28 फैब से पहले वाली स्टेट में नहीं आएगा, जब तक इस्लामाबाद MOU या जो हमारी पीस टॉक्स हैं वो जब तक मंतकी अंजाम पे नहीं पहुंचती, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की वो स्टेट जो 28 फैब से पहले थी वो नहीं आएगी। हाउएवर, ये जो बात है कि ओमान के साथ उनकी नेगोशिएशन ओवर द वीकेंड भी चलती रही हैं, और अभी भी दे आर होपिंग फॉर, अगर ये इंसिडेंट ना होता तो शायद आज कल में ओमान के साथ ये उनका जो पैक्ट है, ये डील है, ये साइन होती, और एक सेफ पैसेज जो ओमान के कोस्टल बॉर्डर की तरफ है वहाँ पे वेसल्स की गुजर को पॉसिबल बनाया जा सकता था। बिल्कुल ऐसे ही है, पॉसिबल तो बहुत कुछ हो सकता था और अभी भी हो सकता है। अच्छा, इसमें आप ओमान जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे आपने भी जिक्र किया, हाईलाइट में है, क्योंकि डेफिनेटली अब वो भी इन मुज़ाकरात का एक पार्ट है, और वहाँ पर भी मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से भी। और बल्कि ये बयान भी आया है कि ओमान के साथ जो है वो मुज़ाकरात जो हैं वो अभी जारी हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? और ये जो आपने अभी ऑयल टैंकर पर नामालूम हमला जो अभी बताया, वही बात आ जाती है, इजराइल पे डाउट जाता है कि जी वही जो स्पॉयलर्स हैं वो नहीं चाहते कि ये मामला जो है मुज़ाकरात के थ्रू हल हों। तो इस हवाले से ओमान को आप अभी किस पॉइंट पर देख रहे हैं कि उसका क्या किरदार है, कि वो इसमें क्या अहमियत रखता है, और किस तरह से इस जंग को, ये जो हो रही है, जो समझ से बाहर, इसको वो कंट्रोल कर सकता है? जी ऐसे ही है। देखिए इस पूरे सिनेरियो को अगर आप एवेलुएट करें, मुख्तलिफ एनालिस्ट ने उसके ऊपर बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी पब्लिश की हैं, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट आ रही हैं। ओमान, पाकिस्तान, टर्किया और चाइना, ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने नेगोशिएशन टेबल के ऊपर दोनों को इनडायरेक्टली जो इनवाइट किया हुआ है। और ओमान चूँकि स्टेक होल्डर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज आई सेड कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जो बिल्कुल सामने वाला जो कोस्टल बेल्ट है वो ओमान ओन करता है। अब ओमान की डेफिनेटली बहुत वहाँ पे स्टेचर है, इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटिजिकली भी इंपॉर्टेंस है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंस है। तो वो इंटरनेशनल जो कोस्टल वेसल्स हैं, जो वेसल्स का रास्ता होता है, ये कोस्टल पैसेजेस हैं, वहाँ पे जो नॉटिकल माइल्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर दोनों कंट्रीज जो उस वेसल को, उस पैसेज को, नेवल पैसेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वो शेयर करते हैं। इसी तरह ओमान भी एक पार्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अपने उस बॉर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करता है। तो ओमान की जो इस वक्त इकॉनमी है, ओमान के अंदर आपको पता है कि ईरान और ओमान जो LNG का एक बहुत बड़े और पूरी दुनिया के अंदर 20% क्रूड ऑयल के अलावा जो LNG है वो भी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाती है। ओमान का भी इसके ऊपर कंट्रोल है और ईरान का भी है। तो ओमान भी यही चाह रहा है। ओमान के अंदर ये जो आपने बात की, बिल्कुल ये लेटेस्ट यही खबरें चल रही हैं कि ओमान जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी को बहुत
परसू कर रहा है। इवन MBS मोहम्मद बिन सलमान ने US प्रेसिडेंट को भी इसके फ़ोन के ऊपर बात की हुई है कि उनको अपने इस पूरी सिचुएशन में अपना वेट डालना चाहिए और स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बार बार जो एस्केलेट हो रही है, इससे बचने के लिए ओमान का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। पाकिस्तान ऑब्वियसली बैकडोर डिप्लोमेसी में फोर्थ फ्रंट पे है, चाइना भी इन्वॉल्व हो रहा है और टर्किया भी इसके अंदर है। और आई एम श्योर कि ये जो ओमान वाली डेवलपमेंट है, ये जो सीज़ फायर का प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया हुआ है, इसको प्रोलॉन्ग करने में ओमान एक पिवटल रोल अदा कर सकता है। अब देखें कि पूरे सिचुएशन में जो 13 नाइट्स का पूरा एक एक प्रोफाइल रहा है ईरानियन ज़मीन के ऊपर, ईरानियन लैंड के ऊपर, तो उसमें बहुत अनफॉर्चुनेट कोलैटरल डैमेजेस भी हुए हैं। हमने देखा कि उनके जो बॉम्बर्स है, B-2 एक उनका बॉम्बर है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है, उसने बहुत सारे डीपर ऑब्जेक्टिव को इंगेज किया, जिसकी वजह से जो जो इवन जो सिविलियन सेटअप्स थे उनको भी डैमेज किया। उसके अलावा उनका B-52 बॉम्बर है जो प्योरली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे चलता है, उसने भी डीप टारगेट को चेज किया और उनको गेन किया। अब 13 नाइट्स के अंदर जो कि अमेरिकन ने अपनी पूरी एयर की जो उनकी माइट थी उसको उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले किया, उसके बाद अब उसका स्टेमिना डेफिनेटली रिड्यूस हो चुका है। अब ईरान को भी इस चीज़ की अदराक है कि जो US के इस वक्त वार स्टेमिना है, वार मशीनरी है, उसके अंदर एक डेंट पड़ चुका है, उनके लिए भी आगे सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अब जो कि एरोस्पेस फोर्स है उसने भी बड़ी रेजिलियंस का मुजाहरा किया है। हम देखते हैं कि उनके बैलिस्टिक्स मिसाइल, जिसके अंदर क्रूज मिसाइल्स भी हैं, उनके अंदर ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी भी है, और उनके फतेह 1 और फतेह 2 की जो फैमिली है उसने बड़ा इफेक्टिव रोल अदा किया है अगेंस्ट US स्ट्राइक्स एंड इजरायली स्ट्राइक्स। तो अब ईरान के अंदर ईरान को जो एज इस वक्त एज जो हासिल है वो ये है कि ईरान की जो मैस प्रोडक्शन हो रही है मिसाइल्स की भी और ड्रोन की, वो उनकी वार मशीनरी काम कर रही है, और जो उनके कास्ट इफेक्ट है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू US एंड इजराइल। तो वो इस वार को प्रोलॉन्ग करने के लिए ईरान के पास इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त जो हो रहा है वो हो रहा है इंटरनेशनल वर्ल्ड जो इकॉनमी है वो बुरी तरह अफेक्ट हो रही है। आप अब देखें कि जो कार्गो वेसल्स की डिसरप्शन है और उसकी वजह से इंश्योरेंस कास्ट बढ़ चुकी है, और हम देखते हैं कि बाबुल मंदेब में भी जब ये चीज़ का एक रेजिस्टेंस आई है तो उसकी वजह से ब्रेंट ऑयल जो है वो बढ़ गया है। एट द मोमेंट जो आज की खबरें हैं वो ऑलमोस्ट $84 to $85 पर बैरल की तरफ ब्रेंट ऑयल चला गया है, जो कि वार जब स्टार्ट हुई तो ये 60-62 पे था। तो अब ये इस तरह सिचुएशन आगे बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन बड़ा रैपिडली इंक्रीज करता जा रहा है, और जो सप्लाई चेन है, फ्यूल की सप्लाई चेन है, कमोडिटीज़ है, फर्टिलाइज़र है, LNG है, इसकी सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही है। और ऑब्वियसली जो कंट्री एनर्जी वहाँ से लेते हैं, जिस तरह के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, 20% एज आई सेड फ्रॉम हॉर्मस और 25% बाबुल मंदेब से ये क्रूड ऑयल आता है। तो आप इमेजिन करें कि 45% क्रूड ऑयल जब दुनिया में हाई रेट पे ट्रेडिंग होगी, हाई प्राइस में ट्रेडिंग होगी, तो एनर्जी के ऊपर जो है वो प्रेशर आएगा, और वो प्रेशर एक आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। तो इस वार की वजह से जो मेजर जो इम्पैक्ट है वो ग्रास रूट लेवल पे वो आम मैसेज के ऊपर पड़ रहा है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। हम सब देख रहे हैं कि उसका कितना, बल्कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। बिल्कुल सही। तो अब देखिए जो स्टॉक मार्केट है उसमें DFM जो दुबई फिनेंशियल मार्केट है वो पहली दफ़ा जब से वो उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ है, पहली दफ़ा उन्हें एक डेंट पड़ा है और वो लोएस्ट लेवल पे आए हैं। और बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर भी प्राइस हाइक है। इवन अमेरिका के अंदर आप देखें तो जो पिछले कई सालों से इन्फ्लेशन का रेशो है वो बढ़ता जा रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, वहाँ पे प्राइस हाइक आ रहा है। इवन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट के अंदर आप देख लें, वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत क्योटिक सिचुएशन है। इवन सेंट्रल एशिया के अंदर जो सिचुएशन है वो भी इसी तरह है। तो हम देखिए वर्ल्ड का, यूरोपियन है, अफ्रीकन है, एशियन है, जहाँ पे भी ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, और यकीनन दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होती है, तो इसका इम्पैक्ट जो लोअर लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे आम लोगों के ऊपर पड़ रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो जो वार लाइक सिचुएशन होती है उसके अंदर एक डिप्लोमेसी का जो डोमेन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है।
उसके अंदर अब डिफरेंट कंट्रीज जो है वो अपना पिवटल रोल अदा चाहिए, जिसमें पाकिस्तान तो ऑलरेडी इन है, टर्किया भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिस तरह की आप देखें इंडियंस हैं जिन्होंने एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया है डिफरेंट कंट्रीज की वजह, जिसकी वजह से वो एक प्योरली स्पॉयलर का रोल अदा कर रहे हैं। वो चाइना को अलेज करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को अलेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को पता है कि दुनिया के जो पीस मेकर हैं उन सबको पता है कि पाकिस्तान का रोल बहुत पॉजिटिव है, और पाकिस्तान हमेशा से एफर्ट में लगा हुआ है कि इन दोनों कंट्रीज़ को पीस टॉक के लिए कन्विंस किया जाए। और आपको बताऊं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो अभी सीज फायर का अनाउंसमेंट किया है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उन्होंने एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल का जिक्र किया कि उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं सीज फायर कर रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, ताकि ईरान के साथ हम एक पॉजिटिवली एक अच्छा नेगोशिएशन करें जिसमें दुनिया का भी फ़ायदा हो, ईरान का भी फ़ायदा हो, और ऑब्वियसली ओवरऑल यूएस का भी और जितने भी रेस्ट ऑफ द जीसीसी हैं उनका भी इसके अंदर फ़ायदा हो। और यकीनी बात है कि फ़ायदा तभी होगा, हमने देखा दुनिया में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जिस कदर कन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड वर्ल्ड लेवल पे भी गया है। वर्ल्ड वार 1 को देखते हैं, वर्ल्ड वार 2 को देखते हैं, तो अल्टीमेट सोल्यूशन सीज फायर के बाद नेगोशिएशन होती है और पीस टॉक्स होती हैं। और हमेशा से हमने ये भी देखा है कि दुनिया में जो नेगोशिएटिंग टेबल, जो डायलॉग का टेबल है, वो हमेशा से कामयाब रहा है। और अगर इसके पीछे सिंसियरिटी हो और इसके अंदर दोनों कंट्रीज़ के जो इफ्स एंड बट्स हैं उनको अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाए, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको किया जा सकता है, नेगोशिएशन की जा सकती है। और आई एम श्योर कि पाकिस्तान का जो इस वक्त एफर्ट्स हैं और बाकी ओमान की एफर्ट्स भी चल रही हैं और बड़ी एक्टिवली एफर्ट चल रही हैं, तो लेट्स वी ऑल आर ऑप्टिमिस्टिक कि ये इससे जो इस वक्त डी एस्केलेशन है इसको प्रोलॉन्ग किया जाए और एक विंडो ऑफ नेगोशिएशन, विंडो ऑफ डिप्लोमेसी, क्योंकि देखिए जब भी सीज फायर होती है तो हमेशा एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी होती है। तो पाकिस्तान इस वक्त पूरी एफर्ट में है और पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, दे आर एडमेंट कि हमें इस जंग को रोकना है और ये जंग रुकेगी तो ही हम आगे चलेंगे। अब आप ईरान की बात करें, ईरानी हमारे ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि ईरान के अंदर जितने भी प्रोसेशन होते हैं उसमें एक फ्लैग ईरान का होता है, एक पाकिस्तान का होता है। और उनकी अभी सुबह ही उनकी मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि हमारी फ्रेंडशिप पाकिस्तान के साथ हिमालय से भी ऊंची है। तो इसका मतलब है कि उनका जो लेवल ऑफ ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर है वो बहुत ऑप्टिमम है, और ये ईरान को भी पता है कि हम सिंसियर हैं। अब यूएस को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, पाकिस्तानी कार्ड को इस्तेमाल करना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि इस वक्त जो सिचुएशन जिसमें वो बुरी तरह घिर चुके हैं, उनके थिंक टैंक्स भी उनको बार बार ये बावर करा रहे हैं कि ये जंग, ये जो आपने जिसके अंदर आपने मिलिट्री को इन्वॉल्व कर दिया है, ये राइट टाइम नहीं था, बिकॉज इस वक्त जो सिचुएशन अमेरिकन के इनसाइड जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर एक बहुत डेंट क्रिएट कर सकती है। और आपको पता है मिड टर्म इलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डोनाल्ड ट्रंप एंड रिपब्लिकन्स, और वो ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन से एमिकेबली निकलें। और ये राइट टाइम है कि पाकिस्तान के ऊपर एक फरीक ईरान वो ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा है और 100% इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। तो अब अमेरिकन थिंक टैंक भी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का कार्ड सबसे सिग्निफिकेंट है, पाकिस्तान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके और बहुत ऐसे तरीके से इस जंग को ख़त्म करने के लिए तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच कर्नल साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस किया। और नो डाउट जी, पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने कहा है कि चैलेंजेस और बैरूनी अवामल तेहरान और इस्लामाबाद के दरमियान देरीना ताल्लुकात को कमज़ोर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों हमसाया ममालिक के ताल्लुकात ख़ित्ते में मुखलिसाना ताउन और बाहमी एहतराम की एक मिसाल हैं। तो कर्नल साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की। और नो डाउट जी, पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में एक अमन का ख्वाह नज़र आ रहा है और अमन के लिए कोशिशें जो हैं उसकी नज़र आ रही हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं और ख्वाहिश करते हैं जिस तरह दुनिया में ग्लोबली पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, अंदर अपने मुल्क के अंदर भी हम इसी तरह अमन को ले आएँ। इसके साथ ही जो टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर एजाज ने, जो कि एनालिस्ट हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सामिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फ़ाइन। डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक नहीं है, कुछ दिनों से बहुत, वो कहते हैं ना, ज़ोरों शोर से ये टॉपिक चल रहा है। और मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, हम ग्लोबली सतह पर तो बात कर रहे थे अमेरिका, ईरान और जो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बल्कि परेशान कुन है। क्योंकि जब तक हम अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हम बाहर से कैसे मुकाबला कर पाएंगे एक्सटर्नल जो हैं वो क़ुव्वतों का और जो हैं हमारे दुश्मनों का। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, ये जो अफवाहों का बाज़ार सरगर्म है, नए सूबों की बहस जो है वो एक तनाज़ा बन गई है। क्या नए सूबे बनाना इतना ज़रूरी है, या मुल्क में अमन इसके बगैर भी लाया जा सकता है? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि नए सूबों की बहस जो है वो तनाज़ा बन चुकी है और अफवाहें सरगर्म हैं। चूँकि ये मामला अभी का नहीं है, वक्तन व वक्तन पाकिस्तान के सभी पॉकेट्स से सूबों के मुतालबे की आवाज़ें आती रही हैं। लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से जब सोशल मीडिया की वजह से जो चेक एंड बैलेंस है हुकूमतों का, जो आम आवाम के हाथ में आ गए कि जब आप घर से निकलते हैं, कोई भी शख्स निकलता है, उसके हाथ में ये जो मोबाइल है, ये सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस का आपके पास एक जरिया है, वास्ता है। वो कोई बदइंतजामी है, कोई इस तरह की चीज़ है। बिल्कुल। पहले ये कहते थे, पहले तो ये एक जवाज, ये एक कहा यह जाता था कि जवाज फ्राहम किया जाता था कि चूंकि रकबे के लिहाज से, जैसे बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, सिंध बहुत बड़ा है, सिंध में अगर किसी को सफर से काम पड़ता है सेक्रेटरीट में या सीएम हाउस में, या वैसे भी जो इंतजामी ढांचा है वो कराची में मौजूद है सूबे का। अब अगर वैसे ही ठीक केपी की बात की जाए तो आप खुद सोचिए कि जिसको पेशावर, अब चूंकि मोटरवे की वजह से सफर आसान हुआ है, लेकिन जिस किसी को बटग्राम या पशाम, ये वो एरियाज हैं जो बहुत दूर हैं सदर मुकाम पेशावर से, तो उनका पूरा दिन निकल जाए। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि इंतज़ामी हवालों से अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनते हैं, जो अब कमी महसूस की गई है उन लोगों की तरफ से जो इस मुल्क को चलाते हैं, तो ये एक बड़ा खुश आइंद होगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने एक एक सूबा अपना संभाला हुआ है। किसी ने सिंध को ऑन किया हुआ है, किसी ने पंजाब को ऑन किया हुआ है। पंजाब भी वहाँ नेशनलिस्ट को दिया जाता है, सॉरी बलूचिस्तान भी कभी नेशनलिस्ट को दिया जाता है, कभी वो वहाँ पे भी मिली जुली हुकूमतें आती हैं। केपी में भी यही हाल। लेकिन कोई एक जमात भी किसी एक सूबे को बेहतर तौर पर जी प्लीज बेहतर तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिवली आगे लेके नहीं बढ़ सकी। अब पंजाब, जहां लाहौर ने तरक्की की है, वस्ती पंजाब ने तरक्की की है, कहा यह जाता है कि लाहौर पेरिस बन गए, गो कि उसमें कोई शक भी नहीं है कि वहां काम हो रहा है। लेकिन साउथ पंजाब की जो महरूमियां हैं या जनूबी पंजाब के जो मसले मसाइल हैं वो चलते हुए आ रहे हैं, यकीनन वो भी चलते रहेंगे। गो के उस पर भी ये कहा जाता है अब सियासी जमात के हम वहाँ पर कैंप ऑफिस कायम कर दिए, वहाँ पर सहूलतें उस तरह की दी जाती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, और ये चीज़ चूँकि ज़बान-ए-आम भी है, कि जो चीज़ें, जो काम लाहौर में हुए हैं वो शायद साउथ पंजाब में उनका 5% भी नहीं हुआ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने से एटलीस्ट ये होगा कि आप का ये जो डेवलपमेंटल फंड है, ये अगर साउथ पंजाब के है तो वो वस्ती पंजाब में या वेस्ट में नहीं खर्च होगा, या जो सखर या अपर सिंध का जो फंड है वो कराची में नहीं खर्च होगा, या जो कराची का फंड है वो दीगर इंटीरियर के दूसरे हिस्सों में खर्च नहीं होगा। और ठीक वैसे ही जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं या दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी एहसन तरीके से एड्रेस होंगी, बजाय इसके कि एक बहुत बड़ा सूबा और उसका एक चीफ मिनिस्टर। गो कि हमारे यहाँ ख़जाने पर एक बहुत बड़ा बोझ बनेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाते हैं और आपके पास एक बहुत बड़ा सूबा है, उसमें 3 से 4 एडमिनिस्ट्रेटर आ जाते हैं, तो वो हर बंदा, उसकी कोशिश यही होगी कि दूसरे से मैं बेहतर परफॉर्म करूँ। तो डॉक्टर एजाज, आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये बहुत बड़े सूबे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि दूसरे ममालिक में छोटे छोटे सूबे होते हैं, या फिर यहाँ पर जो है वो एक चीफ मिनिस्टर जो है वो इक्वलिटी नहीं कर पा
रहा, या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस आ रही हैं कि हमें छोटे छोटे सूबे बनाना जो है वो नागजीर हो चुके हैं? देखिए, हमारे पड़ोस में 2 बड़े मुल्क हैं, 3 बड़े मुल्क हैं, बल्कि 4, चाइना को भी आप शुमार कर लें। अफगानिस्तान की बात की जाए तो वहाँ 31 सूबे हैं। ईरान की बात की जाए तो वहाँ 34 हैं। इंडिया में भी लगभग 50 के करीब हैं। तुर्की की बात की जाए तो वहाँ 81 है। रकबे के लिहाज से तकरीबन वो पाकिस्तान जितना ही है। हमने क्या किया है कि यहाँ पर जब पाकिस्तान बना था उस वक्त भी यहाँ पर सूबों को उस तरह का वो नहीं था, 1 यूनिट था। वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान था। तो फिर जाके हमने क्या किया कि उस वक्त ये बहुत बड़ी खराबी पैदा हुई और की गई कि हमने जहाँ बलोच बसते थे वहाँ बलोचिस्तान, जहाँ सिंधी बसते थे वहाँ सिंध, जहाँ पंजाबी बसते थे वहाँ पंजाब, यहाँ फ्रंटियर उस वक्त जो नॉर्थ वेस्ट था उसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का नाम दे दिया गया और बाकायदा उनके ऊपर उन कौमियतों के टैग लगा दिए। गो के एक तहजीबी, सियासी, सकाफती, समाजी एतबार से देखा जाए तो ये कौमें यहाँ इन्हीं सूबों में हज़ार साल से रहती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली भी आपने उनको वही शनाख्त दे दी जो उनकी थी। इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन हुआ ये, अब अगर देखा जाए तो इन सूबों ने मिलकर, इन कौमियतों ने मिलकर एक फेडरेशन बनाई, पाकिस्तान बनाया। अब वो कैसे मुमकिन हो सकता है, थोड़ा सा ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सूबों ने मिलकर फेडरेशन बनाया। अब वो फेडरेशन मुतालबा कर रही है कि मैं आपको टुकड़ों में बांट रहा हूँ या मैं आपको टुकड़ों में बांट, बिल्कुल ये बड़ा मुश्किल है। और जो चूंकि सूबों की शनाख्त थी वो एक कौमियत की शक्ल इख्तियार कर रही है। अब आप सिंध में बात करते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। हमें लगता है कि अपने मुल्क का पहले सोचना चाहिए, हमेशा से हमारा यही मोटो रहा है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं ये जो आपने भी कहा कि सूबों की जो शनाख्त है वो कौमियत बन चुकी है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और वाकई में ये चीज़ भी है जो बहुत ज़्यादा ट्रबल ला रही है। बिल्कुल। अब देखिए ना, सिंध में गुज़श्ता दिनों नहरों का मसला जब हुआ था, नहरों के मसले पर, नहरों का जो मसला था, पानी की जो तकसीम का मसला था, वो एक कौमी मसला बन गया था। कौमी मसला इसके वो नेशनल मसला पाकिस्तान की हद तक नहीं, वो सिंध की हद तक, सिंध में बसने वाली कौमों की हद तक वह कौमी मसला बन गया था। उसको बेहतर तौर पे एड्रेस नहीं किया गया। बेहतर तौर पे एड्रेस न होने की वजह से सिंध के बासियों में एक एग्रेशन पैदा हुआ कि पंजाब हमारा पानी पी रहा है, पंजाब हमारा पानी रोक रहा है। वो पंजाब और सिंध का मसला बन गया। तो ये जो कौमियतों की जो आपने कौमियतों का टैग लगा लिया नेशनल, अब इस वक्त हम सबसे पहले पंजाबी होते हैं, उसके बाद पाकिस्तानी होते हैं, हम पख्तून होते हैं, उसके बाद पाकिस्तानी होते हैं, हम सिंधी होते हैं, सब ट्राइब्स होते हैं, फिर उसके बाद जाके फिर पाकिस्तानी होते हैं। हमारा ये सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सब हैं लेकिन पाकिस्तानी नहीं हैं। पाकिस्तानी होना मतलब हमारे लिए वो बहुत सानवी सी चीज़ है जो कि बहुत पहले होनी चाहिए थी। ये एक बड़ा इशू है इस वक्त सूबों का। सूबे एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हम यूनिट्स बना देते हैं, ना सिर्फ वो इलाके तरक्की करेंगे जहाँ सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने हैं, क्योंकि वहाँ का जो मुख्तस फंड होगा, गो कि हमारे यहाँ फंड PSDP जो होता है वो वहाँ जिस सूबे को होता है उस सूबे पर इतना खर्च नहीं होता। लेकिन जब छोटे छोटे यूनिट्स बन जाएंगे, अगर उनका 50% भी वहाँ खर्च होगा तो 2 साल 4 साल बाद दिखेगा। हमारे यहाँ इस वक्त कराची को 2200 अरब रुपया, वफाक ने पिछले कुछ अरसे में सिंध को 2200 अरब रुपया दिया। आप 22 अरब रुपया लगा हुआ नहीं दिखा सकते कहीं पर, लेकिन एटलीस्ट अगर 8 या 10 अरब रुपए भी एक सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को दिया जाएगा तो वो दिखेगा आपको। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, वहाँ का मौसलात का निज़ाम अच्छा होगा, वहाँ का लिटरेसी रेट बेहतर होगा, वहाँ के लोगों को जो वसाइल, सिंध में इस वक्त ये सबसे बड़ा मसला है, बल्कि पंजाब में भी, कि जहाँ का आपका कोई बड़ा ताकतवर वजीर होगा, मुशीर होगा, उस एरिया के लोग तरक्की भी करेंगे, उनको नौकरियां भी मिलेंगी। तो ये चीजें जब तकसीम हो जाएंगी, तकसीम होने से, अब आप ये देख सकते हैं, अब आपने घोटकी का नाम सुना होगा, इस वक्त टॉप 10 सिटी में टैक्स पेइंग में अगर देखा जाए, टैक्स कलेक्शन में टॉप 10 सिटी ऑफ पाकिस्तान में शुमार होता है, उसका एक बहुत बड़ा कारोबारी हब है।
लेकिन वहाँ के जो मसाइल हैं, वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर या वहाँ सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं, जो खतरात हैं, वो पूरे सिंध की बनिस्बत सबसे ज्यादा हैं। हर दूसरे तीसरे घर में आपको कैंसर का पेशेंट मिलेगा, हेपेटाइटिस सी का मिलेगा। तो ये अगर यूनिट्स बन जाते हैं, यूनिट्स बनने से ना सिर्फ आपका वो जो टैक्स कलेक्शन में एक बड़ा हिस्सा अदा कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स या वो एरिया, उनको एक प्रिविलेज हासिल हो जाएगी, उनको एक मुकाम मिल जाएगा, बल्कि वहां बसने वाली आवाम भी खुशहाल हो। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो अगर नए सूबों की तश्कील है तो उस पे बहुत सारे लोग जो है हमने देखा एग्री कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर एजाज आपका भी एनालिसिस यही कहता है कि ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो क्या समझते हैं, क्या इस पर सारा जो हमारे हुक्मरान हैं जो तमाम सूबों के, वो इस पे एग्री करेंगे और ये आगे ये तनाज़े की जगह ये मसला हल होगा? ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि क्या हुक्मरान एग्री करेंगे। देखें, इस वक्त किसके पास क्या है और क्या वो खो सकता है। सबसे पहले पंजाब की बात कर लें। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, बिल्कुल। और पंजाब के हवाले से तीन बड़ी सियासी जमातें अगर देखा जाए जो इस वक्त ईवानों में भी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून अगर पसपुश्त कर रही है जनूबी पंजाब के मसले पर, लेकिन पीटीआई और पीपीपी का बड़ा स्ट्रॉन्ग एक स्टांस है कि जनूबी पंजाब को सूबा बनना चाहिए, बल्कि यहाँ तक करारदादे भी मंजूर करवा चुके हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून उसके बहुत खुलकर उसकी मुखालफत नहीं कर ली, लेकिन दिली तौर पर कभी भी उनकी लीडरशिप ये नहीं चाहेगी कि पंजाब तकसीम हो और पूरे पंजाब पर जो हमारी हुक्मरानी का ख्वाब है वो चकनाचूर हो। लेकिन फिर भी अब ये सोच है उनकी, चूंकि सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे तो यकीनन उनको फिर भी कुछ ना कुछ जनूबी पंजाब में शायद पीपी का ये ख्याल है कि वहाँ गिलानी एंड अदर्स, और पीटीआई का ये ख्याल है शाह महमूद एंड फैमिली बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी एग्जिस्ट करती है। असल मसला जो पेश आ रहा है वो सिंध का आ रहा है। केपी में भी एएनपी के एरिए, चूंकि वहाँ हजारा जो है वो उसके हवाले से कहा यह जाता है, उसकी बड़ा एक पुराना उनका एक स्टांस है हजारा कम्युनिटी का कि वहाँ सूबा बनना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको बड़ी सख्त ज़रूरत भी है क्योंकि उनको पेशावर से बहुत दूर पड़ता है, सदर मुकाम से। उनके मसाइल भी अपने हैं, अगर वो वहीं उनके डोर स्टेप पे वो हल हो जाए, और उनकी एक लंबी तहरीक है और उन्होंने बड़ी कुर्बानियां भी दी। बिल्कुल, और देखिए सारा टूरिस्ट वहाँ से जाता है। आप वो वाला भी अगर उनको उस नज़र से भी देखें तो उस एरिया का डेफिनेटली वो एक सूबा बनता है वहाँ पर। वो सूबे के हवाले से अगर देखा जाए, वहाँ वो बिजली के हवाले से खुद कफील है, वो टूरिज्म के हवाले से या दीगर बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनके हवाले से वो उनका एक जो एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर वो उनका शुरू से यही स्टांस रहा है, जो उस तहरीक के बानी थे मरहूम बाबा हैदरजमान, उनका कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली हम सूबे का मुतालबा कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं है कि लसानी बुनियादों पर। और असल मसला जो आता है वो सिंध का आता है। अब सिंध में एमक्यूएम का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है कि हमें सूबा दिया जाए, और उन पर एक इल्जाम भी यही लगता है कि जो माजी का इल्जाम था, खैर वो तो बिल्कुल अलग से था, लेकिन उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है। लेकिन असल मसला जो आ रहा है वो पीपीपी का आ रहा है। पीपीपी ने इसको सिंध के एक नेशनल इशू बना दिया है। नेशनल इशू इन सेंस के वो कहते हैं कि सिंध की तकसीम नहीं होगी। सिंध की तकसीम के वो कहते हैं जी हमारी 1000 साल तारीख है, ये है वो है फला, इस तरह की वो बातें ले आए, वो कौमियत वाली बातें ले आए। अब जितने नेशनलिस्ट हैं कभी भी वो पीपी के साथ किसी एक चीज पर इकट्ठे नहीं हुए, एक मैच पर इकट्ठे नहीं हुए, एक उस स्टांस पर। लेकिन अब सारे नेशनलिस्ट में कल से देख रहा था, जो सिंध के नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, जो पार्लिमानी और गैर पार्लिमानी सियासत करते हैं, वो सब इस बात पर यकजू हैं, यकसू हैं कि सूबा नहीं बनना चाहिए। अब उनको पता है कि अगर कराची हैदराबाद इसको मिलाकर कोई एक यूनिट बना दिया जाता है या सूबा बन जाता है, तो फिर उनके खाने और खापे और ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। कराची चूंकि एक सोने की चिड़िया है, बस देखिए सोने की चिड़िया को भी पानी देना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है उसका, तो ही वो सोना देती है। आप मुझे बताएं जो कराची का हाल हो रहा है, आगे फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं उसको?
मैं यही कह रहा हूं कि इस वक्त देखें, जो कराची को ही लेकर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसका सबसे बड़ा स्टांस है कि अगर सूबे ना भी बने तो आप ये देखिएगा कि कराची को मुमकिन है कि इस्लामाबाद तर्ज पर इसको टेक ओवर कर दिया जाएगा, इसको विफाक के हवाले कर दिया जाएगा या ले लिया जाएगा। अगर सूबे बिल्कुल बनने में सूबे बनने और इसको लेना भी चाहिए, लेना उसकी भी बुनियादी चाहिए। वजह कि कराची तमाम तर तनकीद के बावजूद भी गुज़श्ता 1.5 सालों से पीपी पर भरपूर तरीके से हर फोरम से, हर उससे प्लेटफॉर्म से तनकीद हो रही है बिल्कुल कि कि पीपी प्ले नहीं कर रही, पीपी काम नहीं कर रही है, पीपी पैसा खा रही है, ये किक बैक्स और दीगर चीजें और ये फलां फलां फलां। लेकिन पीपीपी जो है वो टस से मस नहीं हुई है। उन्होंने मजाल है कि कोई काम करना हो या उन्होंने कोई काम किया हो। चलें, रोडें या इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में वक्त लगता है, वक्त शहर की लगता है। सफाई में कोई टाइम नहीं लगता। आपके पास इदारे मौजूद हैं। इस वक्त शहर कचरे का ढेर बन चुका है। बिल्कुल आपको जहाँ बजा कचरा कुंडीज मिलेंगी, आपको जहाँ बजा गंदगी के ढेर मिलेंगे। उससे बढ़ के जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो मसला लॉ एंड ऑर्डर का है। बिल्कुल और कराची का जो लॉ एंड ऑर्डर है इसको मेंटेन करना अब तकरीबन लोगों ने, ताजरों ने कराची की जो लोकल लीडरशिप है या पीपीपी है उसको देखना छोड़ दिया। वो डायरेक्ट पिंडी की तरफ देख रहे हैं। वो उनकी कोई भी कंप्लेन होती है, उनको कोई भी मसला होता है, वो अब यही समझते हैं। और ये इवन के एक जो सियासी एक निज़ाम होता है वो सियासी निज़ाम से भी हट के आगे वो कह रहे हैं कि भाई हमें आर्मी चीफ ने इस चीज़ की गारंटी दी थी, इस चीज़ की दी थी, ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। तो उनका अगर कोई शिकवा होता है किसी भी हवाले से, उनके अगर कोई ताजर लुटता है या उससे भत्ता लिया जाता है या उसकी ज़मीन पर कब्जा होता है तो वो जरदारी साहब या उनकी पार्टी से नहीं होता है, बल्कि वो रावलपिंडी से होता है, जीएचक्यू से होता है। क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि हमने सियासी हुकूमतों से क्या मांगा, क्या उन्होंने हमें दिया। और चूंकि अगर हम अपनी मईशत जो बची खुची है या जो वो वेंटिलेटर पर है या वो जिस तरह की लूली लगड़ी सांसें ले रही है उसको बचाना है, तो हमने कराची को बचाना होगा, कराची के ताजर को बचाना होगा, कराची की आवाम को हमने एक अमन व अमान के हवाले से सब्सिडाइज करना होगा। तो वो चीज उसी वक्त मुमकिन हो सकती है कि जब इसको विफाक अपने कंट्रोल में लेता जी है बिल्कुल या इसको सब किसी सियासी हुकूमत, ऐसी सियासी हुकूमत को जी देता है जो शहरी की पासदारी भी करे और शहरियों को अमन व अमान में भी अमन व अमान पहुंचाने में भी अपना किरदार अदा करे। जी तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। टाइम हमारे पास शॉर्ट था। आपने जो एनालिसिस किया इससे तो हमें यही लगता है कि जी हम कुछ नई खबरें हमें आने वाले वक्त में सुनने को मिलेंगी, लेकिन हमारी दुआ यही है कि जो भी सुनने को मिले वो इस मुल्क की सलामती के लिए अच्छा हो। हमें ओवरऑल इस मुल्क की सलामती चाहिए। ये मुल्क रहेगा तो सूबे रहेंगे, ये सूबे रहेंगे तो ये हुकूमतें रहेंगी। इसके साथ ही जी हमारे साथ मौजूद हैं अरीब अहमद, उन्होंने ज्वाइन किया है हमें जूम पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामिया कैसी हैं आप? जी अरीब साहब आई एम फ़ाइन। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं आईटी इंडस्ट्री के हवाले से, और ये बात जो है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके ऊपर बहुत काम भी हो रहा है। हमारी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ फ्लॉज हैं जो हम नहीं फिल कर पा रहे, जो हम उस लेवल तक नहीं आ पा रहे, और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हुकूमत काम करना नहीं चाह रही या कर नहीं रही, वो समझ से बाहर है। तो इस हवाले से आज हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो आपको थैंक यू अदा करते हैं, आपको थैंक्स बोलते हैं कि जी आपने ज्वाइन किया। तो क्या कहेंगे इस हवाले से जो आईटी इंडस्ट्री में तमाम मसाइल हैं यूथ को? जी देखें, इसमें हम जो ड्रॉबैक्स हैं इस टाइम पाकिस्तान में, जैसे कि जो इंडस्ट्री आईटी की है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की करती जा रही है। जिस तरह अभी एआई आ गया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक एआई का उस तरह का ट्रेंड नहीं है, और उसके हमारे एजुकेशनल सिस्टम में भी जो है अनफॉर्चुनेटली इस तरह के कोई ट्रेंड्स नहीं हैं, इस तरह के कोई सिलेबस नहीं बनाए गए। एंड द अदर थिंग इज कि यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह के कोई ट्रेंड नहीं है। लोग अपनी तरफ से जो है वो शॉर्ट कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो वो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान एजुकेशन की तरफ से इस पर कोई मतलब के काम नहीं किया जा रहा।
तो एआई अब जो है या आईटी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, अगर हम अपने करीबी ममालिक में देखें तो वो एआई में वो लोग इतनी ज़्यादा तरक्की कर गए हैं कि हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन अरीब साहब, आपको नहीं लगता कि इसके कुछ रीजंस हैं? सबसे बड़ी रीज़न तो टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट का इस्तेमाल। आप देखिए, आप यहाँ से अभी आप जहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा आप इधर उधर हों, बाहर निकलेंगे इवन मेन सिटीज़ में, तो आपका इंटरनेट जो है वो 4G से 3G और E पे आ जाता है। अगर आप यही थोड़ा सा किसी और एरिया में, सबसे पहले तो हमें इंटरनेट जो है वो उस लेवल का लाना है, अपने तमाम मुल्क में उसका एक्सेस हो, जहाँ पर भी यूथ हमारी काम करना चाह रही है उसको कोई डिस्टर्बेंस ना आए। फिर दूसरा, पेमेंट गेटवेज का बहुत इश्यूज़ है, तो ये इश्यूज़ जो है इनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। जिस तरह के बहुत बड़ी कंपनीज जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, जिस तरह के पेपाल कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं है, अमेजोन पाकिस्तान में नहीं है, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो पाकिस्तान में नहीं है। और दूसरा, मैं नहीं समझता कि इंटरनेट के कुछ इश्यूज होते हैं जो वो कहते हैं ना कि अगर जिसका वो पढ़ने वाले हों बच्चे जो भी है वो रोड की लाइट्स पे भी पढ़ लेते हैं, उसमें ऐसा इंटरनेट का मेरा ख्याल है कोई आप शायद मेरा पॉइंट नहीं समझे। पढ़ने वाले तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर एक बच्चा काम कर रहा है, उसके क्लाइंट्स बाहर बैठे हैं, वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, वो आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक है और उसे इमरजेंसी में अपने घर से निकल कर कहीं और जाना पड़ जाता है, तो ये हम सबके साथ होता है। कि मैं काम करती हूँ, मुझे पता है वो कुछ जगहों पर इंटरनेट स्टेबल ही नहीं होता, और जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, वो इस चीज़ को बहुत माइंड करती हैं और हमारे फ्रीलांसर्स को इससे बहुत इफेक्ट होता है। एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपकी बात के साथ जो है ना वो इत्तेफाक करता हूँ कि इसमें ये है कि हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है। मेजर सिटीज़ में जो है हमारे पास अच्छी सहूलियात हैं, लेकिन उसके अलावा जो है आसपास के जो हैं उनमें हमारा ये मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जैसे कि मैं बात करना चाह रहा हूँ आईटी इंडस्ट्री में, तो लोग उस तरह से जो है इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं रखते ना, क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं है अब आईटी इंडस्ट्री कितने ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक आगे बढ़ चुकी है। तो इन पे जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह हमारे यूनियंस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनको इस पे काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमारे असातिज़ा को जो है इन पे काम करने की ज़रूरत है। एक्चुअली हमारे जो असातिज़ा हैं वो थोड़ा उनको अपडेट होने की ज़रूरत है ना। वो उनको सिलेबस जो वो पढ़ा रहे हैं वो मुसलसल पिछले सालों से तो वो पढ़ाई जा रहे हैं, उसमें जो है ना कोई अपग्रेडेशन नहीं आ रही, तो उसमें जो है उनको ज़्यादा थोड़ा सा अपग्रेड होने की भी ज़रूरत है। इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इंटरनेट की जो है वो मसाइल हमारे पास होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं इंसान के अपने हाथ में भी होती हैं, तो वो हर चीज़ मेरा ख्याल है वो हुकूमत पे नहीं डालनी चाहिए। कुछ इंसान को जो है अपने आप के जो है ना वो अपने आप से। आपकी आवाज़ अरीब साहब ब्रेक हो गई है, अभी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ आप सबको कि नो डाउट हमारी यूथ बहुत टैलेंटेड है और आईटी इंडस्ट्री वो है जिसमें माशाल्लाह खुद ही वो बहुत काम करें, लेकिन इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो डेफिनेटली हुकूमत ने प्रोवाइड करनी होती है, वो इदारों ने प्रोवाइड करनी होती है। तो प्रॉब्लम इज़ दैट, ये हम एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि अभी आप ट्रैवल कर रहे हो, आप यहाँ से इवन लाहौर तक जाएं, रास्ते में कई जगहों पे इंटरनेट काम नहीं करेगा। आप कहीं पे इंटरनेट ऐसा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में ऐसी होनी चाहिए, आप किसी भी कॉर्नर पे जा रहे हो, आप रास्ते में हो, आप कहीं पे हो, वो स्टेबल हो। जैसे अभी अरीब साहब बात कर रहे थे इसी बात पे कि जी नहीं इंटरनेट बहुत अच्छा, भी अरीब साहब की भी आवाज़ चली गई। तो ये जो इश्यूज़ हैं, टेक्निकल इश्यूज़, ये हो जाते हैं नो डाउट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये इतना स्टेबल होना चाहिए जहाँ पर आप बैठे हैं, चाहे आप गाड़ी में हों, चाहे आप घर पे हों, चाहे आप ट्रैवल करें, अगर आपने पेमेंट की है उस इंटरनेट की तो आपका राइट बनता है आप टैक्स पे करें, वो आपको 100% बिल्कुल सही टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। सामिया तो ये कहती हैं, आप लोग क्या कहते हैं, मुझसे एग्री करते हैं कि नहीं? मुझे लगता है मेरी जो आवाज़ है वो आवाम की आवाज़ होती है। रोज़ न्यूज़ हमेशा आवाम के लिए बोलता है, तो मुझे लगता है कि जी आवाम मुझसे एग्री कर रही होगी कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर काम करने की हमें ज़रूरत है। और जहाँ तक बात रही आईटी सेक्टर की, टेक्नोलॉजी की, तो नो डाउट हम किसी से पीछे नहीं हैं। हमारी यूथ इन सब प्रॉब्लम्स के साथ अगर काम कर रही है तो सैल्यूट टू देम कि वो काम कर रही है, और यही शो करता है कि हमारा पाकिस्तान का यही मुस्तकबिल है, ये यूथ ही हमारा फ्यूचर है। इसी तरह काम करते रहें, मेहनत करते रहें, पॉजिटिव रहें, और वो कहते हैं ना अपना अपने हिस्से का दिया जलाते रहें। इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है इसी तरह तरक्की करता रहे, आमीन। और बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।